Hello students, my name is ईशा चौधरी and I am an assistant professor in the subject of commerce. आज हम BRF का जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रीड आउट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कुछ इसकी प्रोविजंस एंड डेफिनेशंस हमने लास्ट वीडियो में कर ली हैं और अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके कुछ प्रोविजंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक सेलर गुड्स को ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने के लिए अग्री करता है टू द बायर फॉर अ सर्टेन प्राइस. तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. देखिए, एक बायर होगा, एक सेलर होगा. जब वो सेलर अग्री करता है बायर को गुड्स सप्लाई करने के लिए, कोई भी गुड्स वो ट्रांसफ़र करने के लिए अग्री करता है या फिर ट्रांसफ़र कर देता है एट एन अग्रीड प्राइस. सेलर बायर को गुड्स ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसफ़र करने के लिए अग्री करेगा और बायर उसको इन रिटर्न कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या दे रहा है? प्राइस दे रहा है. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है एंड कंडीशनल भी हो सकता है. एब्सोल्यूट मतलब कि जहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि एक पर्सन कुछ दे रहा है और दूसरा पर्सन कुछ ले रहा है और उसके बदले में उसको प्राइस मिल रहा है. दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट. जहाँ पर कंडीशन लग जाती है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तब मैं आपको ये आइटम सेल करूँगा, तो दैट इज़ अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है. तो जहाँ विदाउट कंडीशन हो रहा है वहाँ एब्सोल्यूट है, जहाँ कंडीशन लगाई जा रही है वो कंडीशनल है. अब सेल के कंटेक्स्ट में एक पॉइंट और आता है, अग्रीमेंट टू सेल. अब अग्रीमेंट टू सेल क्या है? अग्रीमेंट टू सेल है जहाँ पर एक सेलर ने बायर के साथ अग्रीमेंट किया है कि वो कुछ गुड्स उसको सेल करेगा और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्यूचर डेट में किसी कंडीशन के पूरे होने पर उसको दे देगा. यानी आज उसने ऑनरशिप नहीं दी, उसने अग्रीमेंट किया है कि वो कुछ पर्टिकुलर डेट पर इन फ्यूचर वो कुछ गुड्स को ट्रांसफ़र करेगा बायर को, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होने के बाद. तो ऐसे जो अग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू सेल. क्योंकि इसमें अग्रीमेंट हुआ है, अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप गुड्स का चला जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर, तब ये अग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेल में. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. जहाँ पर अभी अग्रीमेंट हुआ है और जो गुड्स हैं उनकी ऑनरशिप बायर के पास नहीं गई है, तब तक तो वो अग्रीमेंट टू सेल रहेगा. लेकिन जैसे ही बायर के पास वो ऑनरशिप ऑफ गुड्स चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक सेल, कंप्लीट सेल क्रिएट हो जाती है. अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, जो काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं. जिसमें सबसे पहला आता है बायर एंड सेलर. वेरी सिंपल. ऑलरेडी हम ये सर्च आउट कर चुके हैं कि एक बायर वो पर्सन होता है हु बाय द गुड्स और अग्रीज टू बाय द गुड्स, एंड सेलर इज़ अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल्स द गुड्स. जहाँ पर एक पर्सन गुड्स खरीदना चाहता है वो बायर है और जो गुड्स बेचना चाहता है वो सेलर है. नेक्स्ट आता है आपके पास गुड्स. गुड्स आपका सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं. गुड्स आपके मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं और भी जिस कैटेगरी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द गुड्स डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस. इसी की एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है प्राइस. ये ऑलरेडी हम डेफिनेशंस में कर चुके हैं कि गुड्स हमेशा जब सेल किए जाते हैं तो प्राइस के लिए सेल किए जाते हैं. अगर हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में काउंट नहीं होगा. दैट विल बी काउंटेड इन बार्टर एक्सचेंज. वो बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज होगा. लेकिन जहाँ पर आप गुड्स को प्राइस के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ आपका जो सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के फॉर्म में काउंट होगा. नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप. एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है. अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट नहीं माना जाएगा और वो तब तक अग्रीमेंट टू सेल बन के ही रहेगा. लेकिन जैसे ही ऑनरशिप गुड्स की ट्रांसफ़र हुई फ्रॉम सेलर टू बायर, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाएगा. इसके साथ साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है जो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के एलिमेंट किए हुए हैं हमने. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं?
कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है, कंसेंट आप दोनों पार्टीज़ का कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर भी एज इट इज़ अप्लाई होते हैं। तो वो भी आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मिल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस है। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, तो हम एक डिफरेंस फॉर्म में इसको लिखते हैं, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो देखिए आपने दोनों पढ़ लिए हैं, सेल भी देख लिया क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल भी देख लिया, तो किस तरह से हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। अगर हम इनके नेचर की बात करें तो जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, एग्जीक्यूटेड, और ये आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसमें सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए हैं, बायर ने गुड्स का प्राइस दे दिया है और ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटरी है, इसमें अभी भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना बाकी है, तो ये कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, तो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो ऑनरशिप है वो ऑन द टाइम ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही फ्यूचर डेट में की जाती है तब वो एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। अगर हम यूसेज की बात करें, राइट टू यूसेज ऑफ गुड्स, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट में होते ही बायर को गुड्स को यूज़ करने का राइट मिल जाता है क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो गुड्स अब बायर के हो चुके हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम सेम एग्रीमेंट टू सेल में आती है कि यहाँ पर अभी तक ऑनरशिप नहीं मिला है, इसलिए तब तक बायर को गुड्स यूज़ करने का राइट नहीं होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी अगर बायर ने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट गुड्स का देने में, तो सेलर उसको स्यू कर सकता है पेमेंट के लिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस केस में एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए फेल हो जाता है या उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो सेलर सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, गुड्स की कॉस्ट को क्लेम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इनका डिफरेंस जब आएगा तो आप ये पॉइंट्स इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रिस्क ऑफ लॉस। तो अगर कोई लॉस होता है गुड्स का तो वो प्योरली किसका रहेगा, बायर का रहेगा, क्योंकि गुड्स सेलर ने तो अपने पास से ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म होने के बाद अगर गुड्स को कोई लॉस होता है तो वो बायर का लॉस रहेगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक गुड्स की ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो रिस्क ऑफ लॉस किसका रहेगा, यहाँ पर सेलर का रहेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी समझ में आएंगी। तो ये पॉइंट है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस के, तो इस तरह से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है वो है आपका टाइप्स ऑफ गुड्स, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स देखे हुए हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसके हिसाब से जो आपके गुड्स बनते हैं वो है सबसे पहले आपके एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग गुड्स पर आते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर के पास एग्जिस्ट करते हैं, ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर, कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तब वो गुड्स सेलर के पास हैं भी, ओन्ड भी, ओनरशिप में भी हैं और पोजेशन में भी हैं, वो उनके पास रखे हुए हैं एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, और उनको राइट है कि वो उन गुड्स को किसी भी पर्सन को सेल आउट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी आपके पास दो तरह के गुड्स आते हैं, एक आता है आपका असर्टेन्ड गुड्स और एक आपका आता है अनअसर्टेन्ड गुड्स। अब ये असर्टेन्ड गुड्स कौन से होते हैं, असर्टेन्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर सेलर को आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये असर्टेन गुड्स हैं, ये गुड्स मुझे चाहिए। जैसे इस एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ए हैज़ अ स्टॉक ऑफ 100 बैग्स ऑफ शुगर, ए के पास एक स्टॉक है 100 बैग्स ऑफ शुगर का और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को 10 बैग्स देने के लिए। लेकिन बी की कंसेंट से, यानी बी कहता है कि बी ने 10 बैग शुगर के निकाल कर साइड में रख दिए कि मुझे ये वाले 10 बैग दे देना, तो वो गुड्स कैसे माने जाएंगे आपके असर्टेन। जहाँ पर उसने अलग से रखवा दिए अपने गुड्स तो वो असर्टेन गुड्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि उन 100 बैग में से कोई भी 10 बैग्स ऑफ शुगर मुझे दे दिए जाएँ, तो वो गुड्स आपके कैसे होंगे, असर्टेन, अनअसर्टेन गुड्स होंगे, जहाँ पर आपने उसको फिक्स नहीं किया।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर सेलर के पास अवेलेबल नहीं होते, या तो उसको कहीं और से ख़रीदने होते हैं, या फिर उसको वो मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं इन अ फ्यूचर डेट टू डिलीवर टू द बायर। तो ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर सेलर के पास नहीं होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बायर बताता है उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो इन अ फ्यूचर डेट उन चीज़ों को बनाकर या कहीं से ख़रीद कर बायर को सप्लाई करते हैं, तो वो आपके होते हैं फ्यूचर गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटिंजेंट गुड्स। जैसे आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ी है, उसी पॉइंट पर आपका बनता है कंटिंजेंट गुड्स, जो किसी कंटिंजेंसी के होने पर गुड्स आपके सेलर कंडीशन लगाता है कि अगर ये कंटिंजेंसी पूरी हो जाती है तो वो गुड्स आपको सप्लाई कर देगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सेलर प्रॉमिस करता है बायर को कि वो उसको गुड्स बेच देगा एक सर्टेन डेट पर, अगर वो मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स सप्लाई कर देता है बिफोर दैट डेट। सपोज़ एक सेलर है और बी एक बायर है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको गुड्स बेचेगा इन अ सर्टेन डेट, तो हम एक डेट रख लेते हैं 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल को अगर वो गुड्स बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन क्या लगाए कि अगर मुझे मैन्युफैक्चरर गुड्स सप्लाई कर देता है 15 मार्च तक, तो अगर 15 मार्च तक मुझे मैन्युफैक्चरर गुड सप्लाई कर देता है तो मैं आपको 1 अप्रैल तक गुड्स सप्लाई कर दूंगा। तो कंडीशन लगा दी, कंटिंजेंसी हो गई यहाँ पर, इसलिए ये गुड्स किस तरह के गुड्स मान लिए जाएंगे, कंटिंजेंट गुड्स मान लिए जाएंगे। तो ये 3 तरह के गुड्स हैं आपके पास, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है, एंड गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।